हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का पार्ट 2। दोस्तों यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और दोस्तों आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। दोस्तों पहला सवाल है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 3 माह, ऑप्शन बी है 5 माह, ऑप्शन सी है 6 माह, ऑप्शन डी है कोई निश्चित सीमा नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। इससे पहले ही चुनाव करवाने आवश्यक हैं, इससे पहले ही अधिवेशन होना जरूरी है। अगला सवाल है आपका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो दोस्तों संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 525, ऑप्शन सी 552 और ऑप्शन डी 475। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500। तो दोस्तों किसी भी विधान सभा में 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, यानी 500 अधिकतम विधायकों की संख्या किसी भी विधानसभा में हो सकती है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। दोस्तों वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अवेलेबल है। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला सवाल है आपका, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधानसभा। तो दोस्तों राज्य के जो मंत्रिमंडल होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और दोस्तों केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें सवाल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों केंद्र के बारे में हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। दोस्तों अब अगला सवाल, विधान सभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो जिस प्रकार दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच में अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है, उसी प्रकार इसमें भी कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। यह विधानसभा की बात की जा रही है। अगला सवाल है आपका, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों सर्वाधिक विधायकों की संख्या है विधानसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? प्राप्त था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, बी है 358, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 394। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 370। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब यह एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी योजना आयोग। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 24, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 34 और ऑप्शन डी है 27। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
34। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है वो 34 है। अगला सवाल है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन ए है संसद, बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है बार काउंसिल के सदस्य और ऑप्शन डी है सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे चीफ जस्टिस हैं, सबसे बड़े जो जज हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। दोस्तों ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और ऑप्शन डी है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों का कार्यकाल है वह 65 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज एक नया वीडियो प्राप्त होता रहता है और इसमें दोस्तों बहुत सारे बहुत अच्छे और बहुत बार रिपीट हुए प्रश्नों का संकलन है। अगला सवाल है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों ऑप्शन ए के एन वांचू, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन डी है सुकुमार सेन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल जेकानिया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है परीक्षा में। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। दोस्तों ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 28। तो दोस्तों अभी आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21। वैसे दोस्तों इसमें सवाल में कुछ उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ गई है, तो इसको आप जरा अपडेट कर लीजिएगा। इसमें कुछ उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ गई है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वह कौन करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों उच्च न्यायालय यानी राज्यों में जो उच्च न्यायालय अवस्थित हैं उनके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। दोस्तों ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्यकाल सीमा है वह 62 वर्ष तक की होती है। 62 वर्ष की उम्र तक ही वो न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं। अगला सवाल है, किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। दोस्तों ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी है बंबई, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है मद्रास। तो दोस्तों किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी। तो दोस्तों आप गुवाहाटी न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्र पर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अगला सवाल है आपका, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी है कलकत्ता। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। तो दोस्तों इलाहाबाद में सर्वाधिक संख्या में जज अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। तो सर्वाधिक संख्या जजों की जो है वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 143 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 145। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 145। तो दोस्तों अनुच्छेद 145 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं और दोस्तों उस परामर्श को मानना न मानना यह राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर है। राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाए अनुच्छेद 145। इसके तहत जो राष्ट्रपति जी हैं वो किसी भी वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। अगला सवाल है आपका, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? दोस्तों ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दमनदीप, ऑप्शन सी है पांडिचेरी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से किसी भी केंद्र शासित का को अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल
की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? दोस्तों ऑप्शन ए है युद्ध, ऑप्शन बी है बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी है सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इन तीनों परिस्थितिं में कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये युद्ध के समय पर, बाह्य आक्रमण के समय पर और सशस्त्र विद्रोह के समय पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है एक बार भी नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 बार। तो दोस्तों अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अगला सवाल है आपका, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 352 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब फेल हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति शासन उसमें उस राज्य में लागू कर दिया जाएगा? तो यह किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जाता है जब राज्य सरकार अपना काम सही से नहीं करती है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 358, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विफल राज्य सरकार को भंग करके अपना शासन लगा सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त होती रहती है तथा हमारे चैनल पर मैथ, जीके और रीजनिंग की अति महत्वपूर्ण वीडियोज अवेलेबल हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। अगला सवाल है आपका, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है? दोस्तों ऑप्शन ए है 2 माह, ऑप्शन बी है 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 1 वर्ष, ऑप्शन डी है 3 वर्ष। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। तो दोस्तों जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम जो अवधि होती है वह 3 वर्ष की होती है। दोस्तों किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति चाहें तो 3 वर्ष तक अपना शासन लगाकर रख सकते हैं। अगला सवाल है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 358, ऑप्शन बी अनुच्छेद 369, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद आपका 360 है। अगला सवाल है आपका, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 6 माह और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह। तो दोस्तों एक बार में केवल 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन यह अधिकतम 3 वर्ष के लिए भी किया जा सकता है। अगला सवाल है आपका, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में, दोस्तों पिछले सवाल को आप फिर से ध्यान से देखें कि अगर बात करें एक बार में कितने समय के लिए लगाया जा सकता है तो वह 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। अगला सवाल है आपका, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए है 30 दिन, ऑप्शन बी है 60 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन और ऑप्शन डी है 180 दिन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। तो दोस्तों यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो 60 दिन के भीतर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है। तो दोस्तों ऑप्शन बी 60 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों दल बदल यानी कोई विधायक दूसरी पार्टी में पहुंच जाए उस तरह से जो ये ना हो, उसके लिए कौन सा कानून कौन सी अनुसूची में है?
तो दोस्तों ऑप्शन ए है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। दोस्तों दल का दय और 10वीं का दय दोनों एक जैसा है, तो दल बदल यानी 10वीं अनुसूची। अगला सवाल है आपका, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 24। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। दोस्तों संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला सवाल है आपका, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन ए है नगरपालिका से, ऑप्शन बी है शिक्षा के मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी है काम के अधिकार से, ऑप्शन डी है पंचायती राज से। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज से। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का गठन किया गया था। अगला सवाल है आपका, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 270, ऑप्शन सी अनुच्छेद 380 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 180। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280। तो दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है आपका, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो दोस्तों योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। वैसे तो ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आने वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए है 31 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1950 को और ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1950 को। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च 1950 को। दोस्तों भारत में प्रथम योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों हमने दोनों पार्ट्स में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को कवर किया है। इनको आप परीक्षा में यदि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। ये प्रश्न आपके रटे हुए होने चाहिए। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1972। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वह 1952 में किया गया था। अगला सवाल है आपका, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है? दोस्तों ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले किया गया था। अगला सवाल है आपका, बलवंत राव मेहता समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन बी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से, ऑप्शन सी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, ऑप्शन डी आरक्षण की व्यवस्था से। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज व्यवस्था से। दोस्तों बलवंत राव मेहता समिति का जो संबंध था वह पंचायती राज व्यवस्था से था। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, यह कहां से शुरू हुआ था? दोस्तों ऑप्शन ए नागौर। बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को आप पक्का कर लीजिए। यदि आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसको जरूर 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 देख लीजिए। ऑप्शन ए नागौर राजस्थान, ऑप्शन बी है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी बिहार, ऑप्शन डी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागौर राजस्थान। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की गई तो नागौर राजस्थान से की गई थी। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी प्रकार की सामग्री मैथ, जीके और रीजनिंग से संबंधित बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको आप जरूर देख लीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों ऑप्शन ए स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी टी स्वामीनाथ, ऑप्शन डी है टी एन सेशन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रथम निर्वाचन आयुक्त। सही से आप ध्यान रखें, सुकुमार सेन। आपका बी आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया।
ऑप्शन ए इसके अध्यक्ष पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी है केसी पंत, ऑप्शन सी है के संथानम, ऑप्शन डी है वाई चव्हाण। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है केसी नियोगी। दोस्तों पहले वित्त आयोग का जो गठन 1951 में किया गया था, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों पंचायतों के चुनाव करवाने के लिए कौन निर्णय ले सकता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी चुनाव आयोग और ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग। तो दोस्तों पंचायतों के चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा वही स्वीकार्य होगा। अगला सवाल है आपका, सरकार या आयोग का संबंध है? दोस्तों ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन बी नदी पानी बंटवारे से, ऑप्शन सी है सूचना के अधिकार से, ऑप्शन डी लाभ के पद संबंधी विवाद से। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंधों से। दोस्तों सरकार या आयोग का जो संबंध है केंद्र व राज्यों के संबंधों से है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन ए आपका जून 2002 में, ऑप्शन बी अप्रैल 2003 में, ऑप्शन सी जून 2005 में, ऑप्शन डी जुलाई 2006 में। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जून 2005 में। तो दोस्तों जो राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार या सूचना का अधिकार जो विधेयक पारित किया गया था जून 2005 में पारित किया गया था। तो दोस्तों जून 2005 में सूचना पाने का अधिकार या सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधी विधेयक पारित कर दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों आपको कैसी लगी है वीडियो यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसी ही परीक्षा उपयोगी अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।